हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली अपनी थाईलैंड विजिट में एक महत्वपूर्ण कमेंट किया और उस कमेंट के बाद उन्होंने एक सवाल छोड़ा जिस पर चाइना का रिप्लाई आया है। चाइना इंडिया को बैकिंग करता है इस फैसले पर कि एशियन सेंचुरी इज द रियल फ्यूचर एंड इंडिया चाइना शुड कम क्लोजर। अब जरा समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। जरा हेडलाइन देखिए, चाइना बैक्स एस जयशंकर एशियन सेंचुरी रिमार्क कॉल्स फॉर इंप्रूव टाइज विद इंडिया। सबसे पहले एशियन सेंचुरी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये टर्म कॉइन की थी मिस्टर डेन जियाओपिंग ने, जो कहा जाता है आर्किटेक्ट थे मॉडर्न चाइना के। उन्होंने कहा था ऑन द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी इन चाइना, उन्होंने कहा था कि इस समय हमको बॉर्डर डिस्प्यूट्स को साइडलाइन कर देना चाहिए और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक शुड बी इन फ्रंट सीट और जियोपॉलिटिक्स शुड बी इन बैक सीट। लेकिन इसका फायदा ज्यादा किसको हुआ है? हम सबको पता है इसका ज्यादा फायदा चाइना को हुआ और चाइना ने इस इकोनॉमिक माइट को फिर कन्वर्ट किया मिलिट्री माइट में और उसके बाद हम अपने बॉर्डर इश्यूज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप समझते हैं इसके बाद क्या है? देखिए अभी ये कमेंट क्यों, इसी समय एक कमेंट क्यों? क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में यूएस की हेजेमनी में डिक्लाइन देखा है। अगर यूएस का वर्चस्व कम हो रहा है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा पावर में अगर वैक्यूम आएगा तो कोई ना कोई पावर उसको कैप्चर करने के लिए आगे आएगी। तो आप कहेंगे वो तो क्लियर है ना, यानी कि नेक्स्ट सेंचुरी चाइनीज सेंचुरी हो सकती है, चाइना इज गोइंग टू कैप्चर द हेजेमनी स्टेटस। लेकिन वो बात सही नहीं है, कारण चाइना अकेला ऐसा नहीं कर सकता। चाइना को बैकिंग चाहिए क्योंकि चाइना को एशिया में काउंटर कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया चाइना के साथ आ जाए और तब जाकर बनेगी एशियन सेंचुरी। तो हेजेमनी का डिक्लाइन, लेकिन अब डिवाइडेड कॉन्टिनेंट से ये पूरा नहीं होने वाला। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब हम वेस्ट शब्द यूज करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है अच्छा वेस्ट मतलब डेवलप्ड नेशंस, अच्छा वेस्ट मतलब मॉडर्न नेशंस। ऐसा क्यों? क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, हमेशा से तो ऐसा नहीं था। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो हमेशा से ऐसा नहीं था। यानी कि वेस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज हम वेस्ट नेशंस को हमसे ज्यादा प्रॉस्पर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा कई सारे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में ऊपर हैं। तो क्या सेम एशिया के साथ हो सकता है? जी हां, हो सकता है। तो कौन होंगे एंकर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर एशियन सेंचुरी? दैट कैन हैपन ओनली व्हेन इंडिया एंड चाइना आर टुगेदर एंड दे आर डेवलप्ड। अब देखिए कई बार इन स्टेटमेंट्स को जब स्टूडेंट पढ़ते हैं इंटरनेशल रिलेशंस में तो उनको कनेक्ट नहीं होता, उनको लगता है कुछ बोल वचन चल रहे हैं, कुछ प्रवचन चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें नहीं, हर एक बात की गहराई में जाते हैं। देखिए जरा अब मोदी जी ने कमेंट किया था कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखते हैं। कुछ समय पहले मुझे मौका मिला था हमारे देश के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग से इंटरव्यू करने का। उसकी वीडियो स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर भी है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर ये जो $5 ट्रिलियन का मार्क है क्या इंडिया अचीव कर लेगा 2024 तक? तो उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, देखो अभी 2 साल और ज्यादा लगेंगे। कारण क्या है? बीच में हमने पेंडेमिक भी देखा है, प्लस हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आ रहे हैं जिस पर गवर्नमेंट को पॉलिसी करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो यानी कि होगा तो सही, लेकिन 2 साल ज्यादा लगेंगे। तो उनका प्रेडिक्शन था कि 2026 तक ये पॉसिबल होगा। 2024 तक करने के लिए हमें 11.5% के आसपास ग्रोथ रेट चाहिए। अगर मैं 2014 से 2019 की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हम 8% का ग्रोथ रेट देखते हैं। हालांकि 19 में हमने डिक्लाइन भी देखा है। नाउ अभी हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशंस फ्रॉस्टी हैं। अब इंडिया चाइना रिलेशंस में मेजर प्रॉब्लम है क्या? तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर बॉर्डर इश्यूज। जी हां, बॉर्डर इश्यूज। आपको नहीं लगता एक और इशू है, वो है असिमेट्रिकल ट्रेड रिलेशंस, यानी कि चाइना हमें बहुत ज्यादा बेच पाता है, एक्सपोर्ट कर पाता है, लेकिन जब सेम काइंड ऑफ एक्सेस हम चाहते हैं चाइना से तो वो नहीं मिल पाता। तो आप में से कहीं कहेंगे फिर हम ऐसे रिलेशन करते क्यों? कारण जरूरत हमारी भी है, राइट? दैट इज द रिलेशन। नाउ अब सवाल हमने क्या छोड़ा? मैंने क्या कहा कि मिस्टर एस जयशंकर ने बड़ी स्मार्टली बात अपनी बोल दी और फिर मजबूर कर दिया चाइना को जवाब देने पर। अब जरा इनके स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा द एशियन सेंचुरी विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, डिफिकल्ट होगी अगर इंडिया एंड चाइना साथ में नहीं आए। एंड वन ऑफ द बिग क्वेश्चन टुडे इज, वो कह रहे हैं दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल यह है और चाइना को जवाब देना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जा कहां रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं? तो आप कहेंगे हमें ठिकाना नहीं। नहीं, इंडिया को तो ठिकाना है। चाइना को अब थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि चाइना देख रहा है कि इंडिया इज अलाइनिंग विद वेस्टर्न कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज इन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। और फिर चाइना यह भी देख रहा है कि जिन देशों के साथ चाइना के बिफोर पेंडेमिक अच्छे रिलेशंस थे, जैसे जर्मनी वाज बैकिंग, इटली डिक्लाइन में था लेकिन was having good relations with China, लेकिन अब ऐसे देश भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन रेजिलेंस के लिए चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पेंडेमिक में देख चुके हैं वो, तो एक बार आपने सुना होगा कि एक बार अनुभव हो जाता फिर आदमी और ज्यादा सावधान हो जाता है। नाउ स्ट्रेन रिलीजन, अब
अगर स्ट्रेन है हमारे रिलेशंस, तो इसमें प्रॉब्लम किसको है? कई लोग कहेंगे कि ठीक है इंडिया को और चाइना को नुकसान होगा, है कि नहीं? लेकिन मिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं नहीं, नुकसान रीजनल ग्रोथ को होगा। यानी कि ये अगर हमारे रिलेशंस खराब हैं तो आसपास के देशों की ग्रोथ भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है। शायद आप में से कई लोग कहेंगे सर ये स्टेटमेंट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कैसे रीजनल ग्रोथ को कैसे इससे इंपैक्ट होगा? वो इस वजह से, मुझे बताइए जो वेस्टर्न नेशंस हैं, अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से इकट्ठा कैसे बढ़ पाए? आपको नहीं लगता कि ये कंसेंसस में काम कर रहे थे? जब वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोप को जरूरत थी रिकंस्ट्रक्शन की, तो किसने हेल्प करी? यूएस ने हेल्प करी। यूएस कैसे हेल्प कर पाया? क्योंकि यूएस बिकेम एन इकोनॉमिक पावर बाय देन। यूएस चाहता था ऑन द व्यूज ऑफ मॉर्गेंथ्यू। मॉर्गेंथ्यू एक पॉलिसी एनालिस्ट थे, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है। तो उन्होंने यूएस को सलाह दी थी, इफ यू वांट टू बिकम हेजेमनी यू हैव टू सेट द टेबल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू यू। अगर शक्ति बनना है, वर्चस्व बनना है, तो वर्ल्ड की टेबल तुम्हारे हिसाब से सेट हो। और तुम्हारे हिसाब से सेट कब होगी? लोग तुम्हारे हिसाब से पोजीशन पर कब बैठेंगे? जब उनको आप कुछ दे रहे होंगे। तो यूएस ने उनको क्या दिया? यूएस ने कहा तुम्हें सपोर्ट चाहिए ना रिकंस्ट्रक्शन में, हम देते हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया। 27 दिसंबर 1945 कहां हेडक्वार्टर बने? यूएस में। ज्यादा पैसा किसने लगाया? यूएस ने लगाया। यूएस ने कहा उधार चाहिए, मिलेगा। किस में मिलेगा? यूएस डॉलर में मिलेगा। तो यूएस डॉलर में उधार चलेगा तो जाहिर सी बात है यूएस डॉलर की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अब चाइना के पास मौका है। चाइना सेम करना चाह रहा है यूजिंग BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। कैसे? चाइना कह रहा है इट इज गोइंग टू बी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड। और चाइना अगर इस सिस्टम को सेट करेगा और उनको कह रहा है तुम्हें भी मेरी जरूरत है, कारण इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगी। पैसा है? वो कह रहे हैं नहीं है। चाइना कह रहा है हम देंगे ना, तो कंडीशंस हमारी होंगी। तो सेम काइंड ऑफ थिंग चाइना इज डूइंग। अब अगर चाइना और इंडिया दोनों डेवलप्ड नेशंस बन जाते हैं, तो ऐसे में जो आसपास के देश हैं, इनको जब इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल माइट की जरूरत पड़ेगी, इनके हितों पर आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया और चाइना मिलकर उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? उठा पाएंगे। अब तक वेस्ट का वर्चस्व देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके बाद ईस्ट का वर्चस्व हो सकता है। इन देशों को जब इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया और चाइना और ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकते हैं ऑन वेरी यू कैन से इजी कंडीशंस, राइट? मिलिट्री सपोर्ट की जब जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी ये दे सकते हैं। इससे पहले यूएस देखिए, यूएस के बेसिस दुनिया के अलग अलग कोने में मिलेंगे। आप अगर वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएस की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर एनालाइज करेंगे, तो पाएंगे यूएस के बेसिस अराउंड यूरोप। कारण यूएस कह रहा था तुम्हें सुरक्षा के लिए अपना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम हैं। लेकिन यूएस को फायदा क्या हो रहा था? क्योंकि मिलिट्री माइट के थ्रू यूएस प्रोटेक्ट कर रहा था अपने रिलेशंस को। यूएस कह रहा था अगर हम ये सुरक्षा आपको देंगे ना, तो आपसे फेवरेबल कंडीशंस पर ट्रेड भी कराएंगे, तो ज्यादा फायदा यूएस को भी होगा। जब यूएस की कंपनी वहां की मार्केट में अपना बेस बना पाएंगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट किस तरफ मूव होगा? यूएस की तरफ मूव होगा। तो यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज ऐसे नहीं होती कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको भी फायदा हो रहा है। अब जरा देखिए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा क्या बयान आया है। उनका कहना है इंडिया चाइना को डेवलप होना पड़ेगा और इसके बाद ही हम रीजनल ग्रोथ को स्पर कर पाएंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज अनाउंस कट ties with which African country over delayed election। यानी कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अफ्रीका में सस्टेन हो, तो एक देश जो है बार बार इलेक्शंस को डिले कर रहा है, तो ऐसे में इस ग्रुपिंग ने कहा है कि आपको हम बहिष्कार कर देंगे। अब देखिए इनकी तरफ से एक और कमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ना कॉमननेस ज्यादा है, डिफरेंसेस इतने नहीं है। इससे पहले मैं एक जर्नल पढ़ रहा था जो मिस्टर सी राजामोहन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, और चाइना की तरफ से मिस्टर वैंग यी, वो भी एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ज्वाइंट एक्चुअली जर्नल में कंट्रीब्यूट किया। तो दोनों एक बात कह रहे थे कि देखो चाइना और इंडिया में काफी चीजें समान हैं, इतनी डाइवर्जेंसेस नहीं हैं। यानी कि ये नैरेटिव बन गया दुनिया में कि इंडिया एंड चाइना आर अगेंस्ट, इंडिया इज द ओनली पावर इन एशिया टू कंट्रोल चाइना। ये कह रहे हैं चाइना को कंट्रोल करके करोगे क्या? अरे हम दोनों को आपस में लड़वा कर फायदा यूएस लेना चाह रहा है। यूएस नहीं चाहता कि उसके वर्चस्व कोई हटाए, इस वजह से वो चाइना को दुश्मन प्रोजेक्ट कर रहा है। चाइना तुम्हारा दुश्मन है नहीं, कोई थ्रेट नहीं है हमें आपस में, समझिए प्लीज। और प्लीज क्यों कहेंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा। नाउ ये कह रहे हैं कॉमननेस किस किस चीज की है। सबसे पहले तो कह रहे हैं दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। तो हम सिविलाइजेशनल कॉमननेस को पहचाने ना अपनी। इमर्जिंग इकोनॉमीज है दोनों, इंडिया देख रहा है अच्छा आप इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, आप तो हमसे बहुत आगे पहुंच गए हो, राइट?
आपने एसिमेट्रिक ट्रेड रिलेशंस रखे हैं, कितने सारे एरियाज में इंडिया को एक्सेस नहीं दिया लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में आपने एक्सेस लिया। विजडन एंड कैपेबिलिटी, वो कह रहे हैं, मतलब जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री वो कह रही देखिए हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दोनों बुद्धिमान देश हैं, क्षमता भी है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तो हमें एक दूसरे की काट नहीं करनी चाहिए, अंडरकटिंग से मिलेगा क्या। अब ये विचार आ रहे हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए ये बॉर्डर पर व्हाट इज दिस कोलावेरिटी, ये क्या चल रहा है फिर बॉर्डर पर। तो अब इसके दो रीजंस मुझे समझ में आते हैं। पहला रीजन ये समझ में आता है, देखिए चाइना में है ऑथोरिटेरियन रेजिम, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कभी भी अगर ऑथोरिटेरियन रेजिम होती है, कोई ऐसी सरकार होती है जो सत्ता अपने पास कंट्रोल करना चाहती है, तो बीच बीच में जनता को ना नेशनलिज्म की डोज देनी पड़ती है, जनता को बताना पड़ता है देखो वो एरिया ना तुम्हारा है लेकिन देखो इंडिया ने कब्जा कर लिया है, अब देखो चाइना की फोर्सेस वहां पर बचाने के लिए लगी हुई हैं, देखो शी जिनपिंग तुम्हारे लिए क्या कर रहे, तो इंडिया, तो चाइनीज लोगों को लगता है बिल्कुल सही है, हम तो खतरे में थे, देखो हमारे इतिहास में भी जापान ने हमारा शोषण किया था, तो शी जिनपिंग की जो सरकार है वो हमारे सपोर्ट में काम कर रही है, ये हमारे स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर रही है। तो आम आदमी जो है ना, वो चाहे गरीब है, शोषण हो रहा है उसका, लेकिन वो अंदर से मजबूत फील करना चाहता है। तो ये हाइपर नेशनलिज्म की डोज होती है कई बार जानबूझकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स खड़ा करना। एक दूसरा रिलेशन, एक दूसरा एनालिसिस इन एक्टिविटीज का चाइना की ये भी है, क्यों ये गालवान में इशू करता रहता, क्यों अरुणाचल में, एक रीजन ये बताया जाता है कि वो मैसेज देना चाहता है वेस्ट को कि तुम क्या चाह रहे थे कि इंडिया चाइना को काउंटर करेगा, तुम इस वजह से इंडिया के सपोर्ट में खड़े थे। तो ऐसे में गालवान में इतने आगे बढ़कर, अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़कर, डोकलाम पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि देखो जिसको तुम रीजनल पावर समझ रहे हो ना, वो अपने एरिया को हमसे नहीं बचा पा रहा। तो जो आपके एशिया के अलग अलग देश है ना, पड़ोसी देश, वो समझ जाएं कि जो इंडिया को अपना लीडर मान रहे हैं, इंडिया इज गोइंग टू हेल्प यू इन सिक्योरिटी, इंडिया अपने बॉर्डर को नहीं बचा पा रहा। तो ये जो है एक्चुअली मैसेज देना चाहता है चाइना बाय हैविंग दीज एक्टिविटीज। नाउ द बॉर्डर इशू, अब हमने 16 राउंड ऑफ टॉक्स कर ली हैं, मतलब गालवान वाले मुद्दे पर, लेकिन कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे मिस्टर एस जयशंकर इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए शांति एक तरफ से नहीं होने वाली है, इंडिया इज कमिटेड फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लेकिन काम आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हम पीछे चले गए और बार बार वहीं पर आप पेट्रोलिंग करने आ रहे हैं, तो यानी कि आप उस इशू को ज्वलंत रखना चाहते हैं, तो फिर किस एशियन सेंचुरी की आप बात करते हैं ना। उस टाइम पर मिस्टर डेंग जियाओपिंग ने कहा था कि चलो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज हैं उसको हम प्राइमरी रखते हैं, और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं किस समय की बात कर रहा हूं, 1979 की बात कर रहा हूं, तब तक माओ जेडोंग हट गए थे, राइट, और अब इनकी सत्ता आ गई थी। इससे पहले 1962 में वॉर हो चुका था। तो डेंग जियाओपिंग कह रहे हैं कि पुराने दिन गए, उनको हटाओ, फ्यूचर को ब्राइट करो। तो अब लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो लड़ाइयां छोड़ी थी ना, तो एक्चुअली वो हमें अब ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज रखने से ज्यादा फायदा चाइना को हो गया, राइट। डोकलाम वाले इशू को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, तो इट्स अ इशू। चाइना चाहता है कि बीआरआई पर इंडिया उसके साथ आ जाए। कारण बीआरआई समझ लीजिए वो सिस्टम है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे यूएस ने खड़ा किया था, ऐसा चाइना खड़ा करना चाह रहा है। देखिए एक समय में एक तरीके से अगर कोई विश्व की शक्ति बन जाता है, तो ये नहीं समझना चाहिए दूसरे पावर को कि हम भी उसी तरीके से बनेंगे। अगर यूएस ने जो काम करेंसी से किया, उससे पहले ब्रिटेन ने जो काम कॉलोनियलिज्म से किया, तो जाहिर सी बात है वो दो आइडियाज यूज हो चुके, समय बदल चुका है, अब आप वो काम नहीं कर सकते, राइट। तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो चाइना ने कहा मैं ये कर सकता हूं, लेकिन इसमें अगर इंडिया जैसी ताकत चाइना को काउंटर करती है और वेस्ट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करती है कि बीआरआई इज अ फ्रॉड, बीआरआई के चक्कर में कितने सारे देश जो हैं वो अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। तो अगर बीआरआई का बहिष्कार होने लगता है तो चाइना को बड़ा प्लान चला जाएगा। तो चाइना कह रहा है इससे बेटर पार्टनर बन जाओ ना बीआरआई में, हमारे साथ आ जाओ, दोनों मिलकर राज करेंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि देखो साथ में इंडिया और चाइना को मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर सोचना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है। तो इन सब मुद्दों पर इंडिया और चाइना साथ आएंगे तो एक्चुअली हम वो कर पाएंगे जो वेस्टर्न नेशंस नहीं कर पा रहे। अरे ताकतवर किसको माना जाता है? जो समाधान दे दे। अगर यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस मिलकर दुनिया के कॉमन मुद्दों का समाधान नहीं दे पा रहे और इंडिया और चाइना मिलकर दे दे, तो दुनिया के छोटे देशों को मैसेज जाएगा कि समय बदल चुका है, अब नए लोग आ गए हैं पावर में। नाउ अब हमें यह पूछना है चाइना से कि भाई ये जो फ्रिक्शंस चल रहे हैं बॉर्डर पर, इनका क्या? आप कह रहे हो साथ आ जाए, तो इस पर जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री वो कह रही है कि देखो हमारे ना ऑफिशियली ना स्मूथ टॉक्स चल रही है और बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑफिशियल उनका कहना है। जो चाइनीज एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ज्वाइंटली हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा ज्यादा पीस ऑन आवर बॉर्डर्स, तभी हम एशियन सेंचुरी अचीव कर पाएंगे। तो एशियन सेंचुरी
एक कारण है जिसके वजह से इंडिया एंड चाइना कैन कम टुगेदर। देखिए, कभी भी रिश्तों को मजबूत करना है तो कुछ कारण तो बनाने पड़ते हैं। एशियन सेंचुरी वो कारण है जिससे इंडिया और चाइना साथ आ सकते हैं, और जो आसपास की छोटी छोटी शक्तियां हैं ये उस ग्रुप का भाग बनकर बड़ी पावर बन सकती हैं। अब एक और मुद्दा आता है क्वाड का। चाइना कहता है ये क्वाड हमें अच्छा नहीं लगा। क्या आप वेस्टर्न ताकत को साथ मिल रहे हो, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलकर चाइना के खिलाफ हो रहे हो? ऐसे थोड़ी ना एशियन सेंचुरी बनेगी। इंडिया का कहना है जब तुम गालवान पर और अरुणाचल पर और साउथ चाइना सी में इशू क्रिएट करते हो तो तब क्या होता है, व्हाई यू आर डूइंग दैट? तो वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स का अब समय नहीं है। चाइना का कहना है क्वाड ग्रुपिंग इज लाइक स्मॉल क्लिक्स, यानी कि ऐसे समूह बनाना जो किसी को रोकने के लिए हो। चाइना कहता है समूह ऐसे बनने चाहिए जो आपस में बढ़ने के लिए हो। अगर आप चार देश आपस में बढ़ने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए कोई ग्रुपिंग बनाते हैं तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन क्वाड को आपने बनाया है चाइना को रोकने के लिए, ऐसा चाइना का आरोप है। तो इंडिया का जवाब है कि नहीं, आप गलत समझ गए बात को। एक्चुअली ये तो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, हमने तो मिलिट्री एलिमेंट इसमें रखा ही नहीं है, तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? ये इंडिया का रिप्लाई है। नाउ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है माले। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए मेंस का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एशियन सेंचुरी? समझते क्या एशियन सेंचुरीज है? समझ में आ ही गया होगा आपको, यानी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया एंड चाइना, इट इज अबाउट एशिया, इट इज अबाउट दिस ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड। वेस्ट का समय जा रहा है, ईस्ट का समय आ रहा है। नाउ, डू यू थिंक इट कैन बी एन एक्सेस फॉर एक्चुअली ऑल्टरिंग ईस्ट वेस्ट जियोपॉलिटिक्स? बिल्कुल सही बात है, ईस्ट और वेस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको ऑल्टर करेगी एशियन सेंचुरी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं। हाँ, लास्ट में आपको बता दूं, मंडे को आई एम स्टार्टिंग क्लासेस, जीएस फाउंडेशन बैच कंप्लीट कवरेज, इंडियन पॉलिटी से बैच स्टार्ट हो रहा है। त्यागी लाइव कोड यूज करके अभी आप ज्वाइन इन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं।